दो वो बनानी पड़ेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, जो इन कॉमन पॉइंट से जा रही हूँ। तो नॉर्मल होता है जस्ट नॉर्मल, है ना। तो एक तो नॉर्मल ये आ गया, एक नॉर्मल ये रहा, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फर्स्ट हो गई, ठीक है। पहली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्मल है सरफेस के, देखो ये सरफेस है, इसके नॉर्मल है ना, 90 डिग्री बना रही है ये, ठीक है, 90 डिग्री बना रही है। और एक इस सरफेस के अलॉन्ग लेता हूँ नॉर्मल, एक और तरीके से ले सकते हैं हम, लेटर से इस सरफेस के नॉर्मल यहाँ है, ऐसे है, ठीक है। ये हमारी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सेकंड। बेटा आपको लोकल नॉर्मल देखना है, ऐसे नहीं हर समय हर चीज़ के लिए नॉर्मल हो, किसी गिवन पॉइंट के लिए नॉर्मल देखना है। बेटा ये जो है मेरा कॉमन पॉइंट आ गया, ये मेरा क्या है, कॉमन पॉइंट है, ठीक है। और अगर इसमें मैं जैसे ये और ये मेरी है टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट फर्स्ट और टेंजेंट सेकंड। तो एक कॉमन पॉइंट जो कि कुछ भी हो सकता है उसके लिए मैंने टेंजेंट बना दी, और यही टेंजेंट क्या दिखा रही है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे भी वही रीजन है, देखो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, चार इनमें कॉमन पॉइंट थे, उनमें हमने क्या बना दी, जस्ट लोकल नॉर्मल से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई, और एक कॉमन पॉइंट देखा दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के इंटरसेक्शन का, वहाँ पे दो टेंजेंट बनाई, और वो दो टेंजेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे रही है एक ही कॉमन पॉइंट के लिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि बिकॉज एज एट द कॉमन पॉइंट में दो टेंजेंट हम बना सकते हैं, दो टेंजेंट हम बना सकते हैं, टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन गिविंग टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि पॉसिबल नहीं है, टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि आपका क्या है, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल, ठीक है, ये आप याद रखना, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए बहुत बढ़िया। और कुछ मेन चीज़ इसमें ये है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। हमने पहले भी देखा था ये, और अब भी देखेंगे। हमने पहले क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी क्लोज होगी या डेंस होगी, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, जितनी ज़्यादा डेंस या क्लोज या नियर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उतनी ज़्यादा ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी। सेम इसी के जैसा है जो हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, लेटर से मैं ऐसे बना रहा हूँ दो इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऐसे ये मैंने दो इक्विपोटेंशियल सरफेस बना ली, लेटर से यहाँ ए पॉइंट है, यहाँ बी पॉइंट है, और यहाँ सी पॉइंट है। आप मुझे बताओ कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी। तो ऑब्वियसली जहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोज है ए पे, वहाँ ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ एट ए ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ एट बी, और ज़्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ एट सी। तो यहाँ पे भी वही है कि क्लोजनेस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस जितनी क्लोज होंगी, जितनी डेंस होगी, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ। जितनी ज़्यादा इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोज होगी, उतनी ज़्यादा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी होगी, ठीक है। ये आपको बात याद रखनी है, ठीक है, शाबाश। चलिए अब हम क्या करते हैं बच्चों, अब हम जैसे पहले कुछ उनके लिए सिंगल पॉइंट चार्ज है ना, पॉजिटिव नेगेटिव डाइपोल, इन सब के लिए हमने क्या बनाई थी, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाई थी, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई थी। तो आज हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे इन्हीं के लिए, ठीक है। कैसे बनाएंगे जरा देखेंगे। तो हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हम ड्रॉ करते हैं पहला किसी सिंगल पॉजिटिव चार्ज के लिए, किसी सिंगल पॉजिटिव चार्ज के लिए बनाते हैं,
ठीक है। तो बच्चों कैसे बनाएंगे, यहाँ पे एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज लेंगे प्लस, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाएंगे। तो आपको पता है प्लस के लिए हर पॉसिबल 360 डिग्री में निकलेंगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और पॉजिटिव से दूर जाती है तो बाहर निकल रही है ऐसे, ये बना दी हमने। ये बना दी, ठीक है। और ब्लू पेन से मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसे दिखा रहा हूँ। ये जो ब्लैक वाली चीज़ें हैं, ये जो एरो हैं आपके, ये आपकी किसको दिखा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को दिखाएंगे हर समय। अभी जो 3-4 डायग्राम आएंगे, और ये जो ब्लूइश से डॉट बनेगा ये आपको दिखाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस को, ठीक है। तो हम ब्लूइश डॉट बना रहे हैं, ये बना रहे हैं। चलिए ये हमारा बन गया। तो हमें पता चला कि देखो एक और बात, यहाँ पे हेयर सिमेट्री, सिमेट्री मतलब दिखने में कैसा है, लोकस कैसा है, शेप कैसी है, सिमेट्री ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। पहला पॉइंट, हेयर सिमेट्री ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस स्पेरिकल है। आपको दिख रहा है स्पेरिकल बनी, ठीक है, स्पेरिकल स्पेयर बना। दूसरी बात देखिए, पहले तो आपकी जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं वो बहुत क्लोज है, डेंस है, और उसके बाद वो बहुत कैसी हो गई, दूर दूर हो गई। मतलब ये इक्वल डिस्टेंस में नहीं है, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है इक्वल डिस्टेंस में नहीं है। तो दूसरी हम पे बात है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर नॉट इक्विडिस्टेंट, इक्वल डिस्टेंस में नहीं है। मतलब क्या है, दैट इज इन द बिगिनिंग में क्लोज है, एंड इन द एंड आपकी कैसी है, फार अवे है, दूर दूर है, ठीक है। तो बेटा इसके पीछे एक सिंपल सा रीज़न है। इसका रीज़न ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर स्क्वायर के लिए, किसी सिंगल पॉजिटिव चार्ज के लिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर स्क्वायर के लिए। तो हुआ क्या, पहले डिस्टेंस कम है, पहले डिस्टेंस क्या है, कम है ना। तो पहले डिस्टेंस कम होगा तो नीचे वाली चीज़ कम होगी, तो ऊपर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। और आपको अभी मैंने एक कंसेप्ट में बताया था कि स्ट्रॉन्ग या ज़्यादा बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड का पता कैसे चलता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्लोजनेस से। पढ़ा था ना कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जितनी क्लोज होगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, स्ट्रांग होगी। तो देखिए शुरुआत में बिगिनिंग में क्लोज हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, स्ट्रांग होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग क्यों है, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, कम है, मतलब वो ज़्यादा क्लोज है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। सिंगल पॉजिटिव चार्ज के बाद सिंगल नेगेटिव चार्ज बनाएंगे, और एरो क्या हो जाएंगे, अंदर हो जाएंगे, ठीक है। एरो कहाँ होंगे, अंदर को होंगे, ऐसे सारे एरो अंदर को होंगे। सारे एरो आपके अंदर को हो गए, और सब चीज़ यही वैलिड है, स्पेरिकल सिमेट्री है सब चीज़ें, ठीक है। ये चीज़ें वेरी गुड। चलिए सिंगल पॉजिटिव हो गया, सिंगल नेगेटिव हो गया। अब इसके बाद हम जो है बात करेंगे एक डायपोल के लिए। आप तो उसे डायपोल कह सकते हैं, तो फॉर डायपोल के लिए बात करेंगे। तो डायपोल में आपको मैंने हमेशा बताया था यहाँ पे -q चार्ज लेना, और यहाँ पे कितना चार्ज लेना, +q, -q और +q चार्ज। तो चार्जेस लोगे आप, ठीक है। -q और +q चार्जेस लेने के बाद सबसे पहले तो आपका काम क्या है, सबसे पहले आपका काम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाना, और उसी के ऊपर हम क्या प्लॉट करते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो पॉजिटिव से कहाँ जाएगी, नेगेटिव, पॉजिटिव से कहाँ गई, नेगेटिव, पॉजिटिव से कहाँ गई, नेगेटिव,
पॉजिटिव से कहाँ नेगेटिव, पॉजिटिव से कहाँ नेगेटिव। फिर ये पॉजिटिव अपने आप में कैसे बनाएगा, ऐसे बताया था ना, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे बाहर निकली, ऐसे यहाँ से भी ऐसे, ठीक है। ये हमने छोटा सा एक बना दिया। थोड़ा इसे हैवी करते हैं, यहाँ से ये बना दिया। नेगेटिव के पास तो इसके एरो अंदर, और पॉजिटिव से दूर तो इसके एरो बाहर, ठीक है। ये अब यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनानी है, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आप यहाँ पे कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले आप एक काम करो, ये देखो कि अपने आप में ये प्लस और जो माइनस चार्ज हैं ये अपने आप में स्पेरिकल है ना। इनकी सिमेट्री कैसी होगी, स्पेरिकल होगी अपने आप में। जैसे आपने अभी देखा था पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में सिमेट्री कैसी थी, स्पेरिकल। तो इनके अपने आप में क्या होगी, स्पेरिकल होगी। तो पहले तो क्लोज होगी, क्लोज क्लोज, यहाँ पे भी क्लोज, इधर भी, और फिर इधर भी क्लोज हुई। उसके बाद आपको बड़े बड़े गोले बनाने हैं बच्चों, है ना। तो यहाँ से स्टार्ट करो ऐसे, क्योंकि स्पेरिकली होगी तो ऐसे गोले बनाओ आप, ठीक है, बड़े बड़े। 2 पेन यूज़ कर लेना आप, ब्लैक और ब्लू, ठीक है। ऐसे ऐसे ये आपकी हो गया, ठीक है। अब सबसे मेन बात क्या है, यहाँ पे सिमेट्री क्या है। तो सिमेट्री जो है, अगर आप ध्यान से देखें, सिमेट्री जो है यहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस की, तो वो स्पेयर नहीं होके सिलेंडर है। ध्यान से देखिए, यूँ ये बनाना मत बच्चों, है ना, ब्लैक से बता रहा हूँ बस आपको, सिलेंड्रिकल सिमेट्री है। तो आप अल्टीमेटली यहाँ पे लिखोगे सिमेट्री कैसी है, सिलेंड्रिकल। जबकि सिंगल पॉइंट चार्जेस के लिए कैसी थी, सिंगल पॉइंट चार्जेस के लिए कैसी थी, स्पेरिकल थी, और इसके लिए कैसी है, सिलेंड्रिकल है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना, ओके। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के डायपोल के बाद हम लोग 2 पॉजिटिव चार्जेस के लिए देखेंगे यही चीज़। जैसे हमने पहले बनाए थे उसी के तर्ज पे ये भी बनाए जाएंगे, ठीक है। कैसे बनाए थे पहले, याद है, कर रहे हो रिवाइज, बढ़िया, टेस्ट आने वाले, पढ़ लो। हाँ, तो देखिए अब हमें देखना है किसके लिए, 2 पॉजिटिव चार्ज के लिए, ठीक है। तो चौथा यहाँ पे, चौथा ही होगा शायद, 2 इक्वल पॉजिटिव चार्जेस, 2 इक्वल पॉजिटिव चार्जेस के लिए अब बनाया जाएगा है ना। देखिए कैसे बनता है। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे प्लस क्यू, इधर भी प्लस क्यू ले लेंगे, ठीक है। और आपको पता है मैंने पहले ही बताया था इसे ऐसे बनाया करो क्योंकि रिपेल करती हैं, ठीक है। फिर इनको ऐसे जोड़े करो, ऐसे, ऐसे उस साइड भी, ये, ठीक है। ये हम पे क्या हो गई, ये जो एरो वाली चीज़ें आपको पहले ही बताया था मैंने, ये क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, है ना। पॉजिटिव से दूर तो सबके एरो बाहर को, ये हमने बाहर को बना दिए। अब इसके बाद हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बनानी है। तो देखिए कैसे बनानी है, आप एक काम करो, पहले चश्मा बनाओ। चश्मा कैसे बनता है, ऐसे, ये ऐसे, ऐनक, ऐनक होती है ना चश्मा, ऐसे बनाओ। और अंदर स्पेरिकल बनाओ, छोटे छोटे, ऐसे, ये बना ली, पहले क्लोज। अब ये जैसे बनाए ना बाहर वाला, वैसे ही अंदर भी बनाओ छोटे छोटे, ऐसे, ठीक है, ये ऐसे।
ठीक है, कैसे बोलना मैं, अंदर ऐसे गोल है, ठीक है, और बाहर ऐसे, ये चीज़, ठीक है, ऐसे बनाना, तो ये आपका डायग्राम पूरा हो जाएगा। नीली वाली चीज़ें क्या हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, काली वाली चीज़ें एरो के साथ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए तीसरी चीज़, पांचवी, देखिए अब क्या करना है, अब आपको बनानी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कैसे, पांचवी चीज़, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन एक्स एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म है, हर समय सेम रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस है एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस इज इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। तो हमें ये बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स एक्सिस में है और इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसे प्लेन में होगी जो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। तो बेटा एक ऐसा प्लेन जो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो वो होगा वाई जेड। अगर कोई प्लेन वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर हो तो वो होगा एक्स जेड या जेड एक्स, और कोई जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर हो तो एक्स वाई या वाई एक्स, ठीक है। तो बनानी कैसे, सिंपल सी बात है, आप इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओ ऐसे, ये अब मैं तीनों में से किसी एक में दिखा रहा हूँ। लेटस से जैसे ये वाली चीज़ वाई एक्सिस हो गई, तो ये वाली चीज़ जो होगी आपकी जेड एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। इनके बीच में ये एंगल 90 होगा, बन नहीं पा रहा, एक्यूट दिख रहा होगा तुम्हें पर 90 है, ठीक है, 3D प्लेन में बाहर को निकल रहा होगा एक, है ना। तो ये वाई और जेड हो गई, ठीक है, तो वाई जेड प्लेन में हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बनानी है इसके परपेंडिकुलर, मतलब वाई जेड प्लेन के नॉर्मल क्या होगी, एक्स एक्सिस ना। तो नॉर्मल ऐसे दिखाते हैं ना, सरफेस के बताए थे ना मैंने आपको, अगर सरफेस बाहर हो तो नॉर्मल ऐसे आती है, तो ऐसे ही दिखाओगे आप लोग, ठीक है। तो ऐसे गई, ऐसे 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 गई, नॉर्मल है सारी, हैं, ब्रेक्स नहीं है, वो दिखा रहा हूँ मैं कि जा रही है और आ रही है, ठीक है, 3D प्लेन में, ऐसे नहीं कि ब्रेक्स आ गए, ओके। ये एरो ऐसे की साइड, ये, ठीक है। सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस जो हैं सेम डायमेंशन की होंगी, ये तीनों सेम डायमेंशन की होगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, सेम डायमेंशंस की होगी, ठीक है। डायमेंशंस मतलब क्या है, लेंथ ब्रेथ हाइट सेम होंगे, ठीक है। समझ में आया, ड्रॉ करना है इसे तो ड्रॉ कर लो ऐसे, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई, ये वाली भी, ये वाली भी, ठीक है, ऐसे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म है, तो हर पॉइंट में सेम होगी, तो इक्विपोटेंशियल के डायमेंशन क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है, ऐसे जा रही है। चलिए इसके बाद क्या है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे और नॉन यूनिफॉर्म बनाएंगे। तो अब नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी और हम ये बोलेंगे कि जब हम लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो ये इंक्रीज़ हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, लेफ़्ट से राइट में इंक्रीज़ होगी, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे कम होगी, वहाँ पे ज़्यादा होगी। तो बेटा फ़र्क क्या पड़ेगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगी और आपको पता है लेफ़्ट से जब हम राइट जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस के भी डायमेंशन क्या होंगे, छोटे होंगे। समय के बाद क्या होंगे, और बड़े, फिर और बड़े, ठीक है। तो बढ़ती जाएगी प्रोग्रेसिवली, ठीक है, बढ़ क्यों रही है, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो पहले कम होगी तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की क्या बनेगी, छोटी बनेगी, फिर बढ़ती रहेगी तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का भी डायमेंशन या साइज बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो ये तीनों आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसे जा रही है, ये, ठीक है, ये नॉन यूनिफॉर्म है, वेरी करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड ना, वेरी, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इधर की साइड ये बढ़ रही है जब लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के भी डायमेंशन क्या होंगे, चेंज होंगे। पहले जब इलेक्ट्रिक फील्ड कम है किस साइड, लेफ्ट साइड, तो छोटे होंगे और फिर उसके बाद बढ़ते जाएंगे। अभी भी ये वाई, ये जेड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्स एक्सिस में है, ठीक है, पर अब वेरी कर रही है, नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। वेरी गुड। शाबाश। देखिए अब इसके बाद आप लोगों ने क्या पढ़ना है, एरिया वेक्टर के बारे में पढ़ना है। क्या होती है ये चीज़ एरिया वेक्टर? तो एरिया वेक्टर क्या चीज़ है ये ज़रा समझ लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया वेक्टर। क्यों ज़रूरी है ये बताता हूँ मैं। हमने इसे वेक्टर में भी पढ़ा था, आज भी पढ़ते हैं। मान लो ये पूरी वाइट बोर्ड है जो, इस वाइट बोर्ड को मैंने इलेक्ट्रीफाइड करा, ठीक है। तो इसमें कुछ चार्ज है। अब वो चार्ज जो है क्या कर रहा है, वो चार्ज फ्लक्चुएट कर रहा है। उस फ्लक्चुएशन की वजह से पोटेंशियल, और पोटेंशियल के बाद फिर क्या बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, ठीक है। और बच्चों मुझे डिटरमाइन करना है कि लेटर से इस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, या कहीं भी, है ना, वो तो हाइपोथेटिकल पॉइंट मान लिया। कहीं भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करनी है तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल का काम है। कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ पे ख़त्म करूँ? तो फिज़िक्स कैसे चलती है, हम इस वाइट बोर्ड का एक आइडल पॉइंट मान लेंगे, ठीक है, एक आइडल पॉइंट मान लिया, और ऐसा सपोज करेंगे कि अगर इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी, मतलब नॉन जीरो होगी, तो हर जगह नॉन जीरो है, और अगर यहाँ जीरो है तो हर जगह जीरो है। ऐसा चलता है। इस छोटे से पार्ट में लेटर से ये इसका 1/100 पार्ट है, 100वां पार्ट है इसका, है ना, 100 पार्ट है इसका। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है तो हर जगह नॉन जीरो होगी, और अगर यहाँ जीरो है तो हर जगह भी जीरो मानी जाएगी, ठीक है। तो बेटा इस पूरे अगर वाइट बोर्ड का एरिया ऐसा हो तो इसका मैं ds मानूंगा। इसे बोलते हैं एरिया एलिमेंट वेक्टर। एरिया एलिमेंट वेक्टर, एरिया एलिमेंट का क्या मानते हैं, इसे वेक्टर मानते हैं, ठीक है। तो ऐसा हमारा एरिया वेक्टर चलता है। तो देखिए एरिया वेक्टर क्या चीज़ है, पहले भी पढ़ी थी, अब भी थोड़ा बता देंगे क्योंकि फिर हम फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए लेटर से ही मेरे पास एक छोटी सी सरफेस है, इसका एरिया ds है, ठीक है। इसका एरिया कितना है, ds है, मॉड लिखा ना, ds है। और बेटा मैं चाहता हूँ कि ये वेक्टर बन जाए, ये एरिया भी क्या बन जाए, वेक्टर। जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन जाती है ना डिस्टेंस से, वैसे इस एरिया को भी क्या मानना है, वेक्टर मानना है। तो बेटा हमें ये पता है कि वेक्टर अपना तो कुछ नहीं होता, वेक्टर पे अपना मैग्नीट्यूड होता है, उसे डायरेक्शन कौन देता है, उसी के अलोंग या उसी में एग्जिस्ट करने वाला यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हर वेक्टर को डायरेक्शन देता है, तो इसका भी एक हम यूनिट वेक्टर मान लेंगे। और वो यूनिट वेक्टर ऐसा कुछ ऊपर जा रहा होगा, मतलब जैसे ये सरफेस है तो इसके ऊपर, ऐसे है तो ऐसे बाहर को, ठीक है। तो एक यहाँ पे हम नॉर्मल वेक्टर मान लेंगे एन कैप, ठीक है। ये इसे क्या प्रोवाइड करेगा, डायरेक्शन। इसे क्या प्रोवाइड करेगा, डायरेक्शन। इसे डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो देखिए हमारा एरिया वेक्टर जो है हमारा वो क्या बन गया, तो एरिया वेक्टर जो है हमारा, एरिया वेक्टर हमारा हुआ ds और उसके ऊपर वेक्टर। पर आपको भी पता है इस ds वेक्टर में अपनी डायरेक्शन थोड़ी है, ये डायरेक्शन उसे किसने दी, नॉर्मल वेक्टर ने। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे मॉड ऑफ ds, मतलब ds का अपना तो सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड, और इसे डायरेक्शन किसने दी, n वेक्टर ने, जो कि कौन है, नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट था, ठीक है, यूनिट एरिया वेक्टर का, कि यहाँ पे क्या है कि अगर कोई एरिया है जो कि हमें पता है स्केलर है, उसका अपना मैग्नीट्यूड होगा, तो उसे अगर हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करनी है तो उसी के अलॉन्ग एक नॉर्मल वेक्टर मानना पड़ेगा। जैसे ये सरफेस है तो इसके बाहर, ये वाइट बोर्ड के बाहर, ठीक है, और अगर ऐसी है तो ऊपर, ठीक है। तो एरिया वेक्टर क्या होगा, ds वेक्टर। वो कैसे बनेगा, ds का तो अपना मैग्नीट्यूड होगा, साथ में उसे नॉर्मल वेक्टर क्या दे देगा, डायरेक्शन दे देगा, ठीक है। ये पढ़ना बहुत ज़रूरी था बेटा। अब इसके बाद हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इसे हम फाई ई से डिनोट करते हैं, सी नहीं है ये, फाई है, ठीक है, FI, फाई ई, ठीक है। बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है ये ज़रा समझते हैं। जैसे यहाँ पे हम पे कोई सरफेस है, ठीक है, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पर गुजर रही हैं ऐसे, ये सारी क्या हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, सारी नॉर्मल होगी इसके, है ना, नॉर्मल। तो हम ये देखेंगे कि इसका अगर हम एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट ले लें, जैसे ये है, इतना पार्ट ले लें, और इतने पार्ट को हम क्या मान लें, वही चीज़ ds मान लें। इतने पार्ट को अगर हम ds मान लें तो इस ds पार्ट से
कितनी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस इस ds पार्ट से पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम फ्लो कर रही है या पास हो रही है, उसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। इट इज़ जस्ट अ नंबर है बेटा, कोई यूनिट नहीं होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी, ठीक है, कोई यूनिट नहीं है इसकी। ऑब्वियसली डायमेंशन होंगे पर कोई यूनिट नहीं होगी। यूनिट मतलब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है वो जरा हम समझ लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जस्ट नंबर है एक तरह का, है ना, मैथमेटिकली तो एक नंबर है, फिजिक्स में इसकी कुछ डेफिनेशन है क्योंकि ये कुछ पैरामीटर्स पे बिलोंग कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये कुछ नंबर है ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ एरिया वेक्टर, किसी एरिया वेक्टर के पार्ट से या पार्ट ऑफ बॉडी, या तो एरिया वेक्टर बोल लो या पार्ट ऑफ अ बॉडी बोल दो जो ऑब्जर्वेशन के अंडर है, ठीक है। तो इट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ एरिया वेक्टर या पार्ट ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम, ठीक है। एरिया तो इंक्लूड हो ही गया है तो पर यूनिट टाइम, ठीक है। ऑब्वियसली बेटा ये जो फाई ई है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, जस्ट अ नंबर, एक नंबर है, मैथमेटिकली क्या है, सिर्फ एक नंबर है। अब हमें अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की फिजिक्स में डेफिनेशन बोलनी है तो जनरली फ्लक्स होता क्या है, देखो बेटा इंटीग्रेशन 3 तरह का होता है। अगर हम लेंथ के रिस्पेक्ट में करें तो उसे लाइन मतलब लेंथ इंटीग्रल बोलते हैं। अगर हम एरिया के रिस्पेक्ट में करें तो एरिया इज़ अ सरफेस, तो उसे सरफेस इंटीग्रल बोलते हैं। और अगर हम वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में करें तो उसे वॉल्यूम इंटीग्रल कहते हैं। तो देखिए फ्लक्स क्या है, देखिए मैंने इंटीग्रेशन बनाया, यहाँ पे एक गोला बनाया, ये गोला मतलब होता है सरफेस इंटीग्रल, ठीक है। इस चीज़ का मतलब क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल। साथ में यहाँ ds लगाया, ds वही है, और यहाँ पे अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। तो E डॉट डी एस जो है, E डॉट डी एस ये पूरा आपका क्या है, ये पूरी आपकी है सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल। ग्रीन्स थ्योरम होती है आगे, उसमें जाके आप ये पढ़ते हो सरफेस इंटीग्रल के बारे में, थोड़ा बहुत स्टोक्स थ्योरम में भी पढ़ते हो, पर अभी यहाँ पे देख लो हायर क्लास में ना, अभी इतना देख लेते हैं कि सरफेस इंटीग्रल मतलब क्या है कि जब भी आप ऐसा सिंबल बनाओगे इंटीग्रेशन का, नीचे गोला मारोगे और यहाँ ds लिखोगे तो सरफेस के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रल कर रहे हो। और आज आप किसका कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ये सरफेस इंटीग्रल हो जाएगा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। बेटा यही है आपका फाई ई कुछ और नहीं है, यही है फाई ई इज़ द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रखना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है सरफेस इंटीग्रल है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। और अगर हम इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो हम ये देखेंगे कि इसे ही आगे बढ़ाएं तो फाई लिया, डॉट लिया, ई लिया, और ध्यान से देखिए ऐसे लिया, ई तो सही है पर आपने अभी पढ़ा था ds वेक्टर जो होता है अपने आप नहीं होता। ds वेक्टर के अंदर क्या होता है, n कैप होती है और साथ में क्या होता है, ds का मॉड होता है, याद आया। ds वेक्टर में अपना सिर्फ मैग्नीट्यूड है, उसे डायरेक्शन कौन देता है, n कैप, ठीक है। बेटा ds एक तरह का क्या है, मैग्नीट्यूड है, नंबर ही तो है एक तरह का, मैग्नीट्यूड जैसे 5, 6, 7 एक नंबर है। तो ds को आप बाहर निकालो तो फाई ई की वैल्यू हुई आपकी कितनी, ds आपका बाहर आया, आपका बचा कितना, ई डॉट एन, ठीक है। और बेटा जब भी डॉट प्रोडक्ट हटता है, हम इतने बार पढ़ चुके हैं, जब भी डॉट प्रोडक्ट हटता है तो कॉस आता है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, ds ये ई एन कॉस थीटा, डॉट हटा तो कॉस आ गया। तो ये जनरली हमारा ट्रू फार्मूला है, सच्चा फार्मूला, सही में ये होता है। पर जनरली छोटी क्लास में जैसे आपकी क्लास है उसमें हम सिर्फ इतना लिख देते हैं कि ई डॉट डी एस लिखा ऐसे, और गोला भी नहीं मारते और सीधा लिख देते हैं इसे डॉट हटा के ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है। ये थीटा क्या है, तो थीटा हमें देखना पड़ेगा क्या है, ठीक है। थीटा अगर हम ठीक से देखें क्या चीज़ है,
तो देखते हैं बच्चों, अभी जो हमने सरफेस बनाई थी उसे मैं ज़रा दोबारा बनाता हूँ, ठीक है। जैसे हमने एक छोटी सी सरफेस बनाई थी और इसके इतने पार्ट में हम देख रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी आ रही होगी, है ना, ऐसे, ये ऐसे ऐसे, ठीक है, ये लाइंस आ रही होंगी। बेटा इस सरफेस का नॉर्मल बनाओ ज़रा, जैसे कोई भी सरफेस है उसका नॉर्मल प्लेन बनता है, मतलब इसका भी एक नॉर्मल पार्ट बनाओ। जैसे ये सरफेस आपकी कुल मिला के लेटर से ये जो सरफेस है ये एक्स और वाई प्लेन में है, तो जो नॉर्मल होगा वो कहाँ आएगा, ये जो नॉर्मल प्लेन होगा, नॉर्मल प्लेन जैसे आपने अभी देखा था इक्विपोटेंशियल सरफेस में, अगर ये एक्स वाई में है आपकी खुद सरफेस, तो जो नॉर्मल प्लेन होगा वो जेड में होगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है थीटा एंगल क्या है। थीटा एंगल कभी भी एंगल बिटवीन ध्यान से याद रखना, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डी एस वेक्टर नहीं है। बहुत सी बुक में दिया रहता है, गलत है। थीटा इज़ द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डी एस वेक्टर नहीं है, वो तो बुक में इसलिए दिया रहता है आप इजी करो, पर हम फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, अच्छे से पढ़नी है तो अच्छे से पढ़ो। थीटा एक्चुअली में क्या है, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल ऑफ डी एस का जो नॉर्मल है उसके बीच में है। जैसे ये मैंने नॉर्मल बनाया, ये फील्ड लाइंस और ये नॉर्मल के बीच का जो एंगल है वो थीटा है, ठीक है। ये नहीं है थीटा कि ये जो सरफेस है, जैसे ये वाली चीज़, ये थीटा नहीं, नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का है या इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का है। तो आपको इतनी बातें पता चली, वेल एंड गुड, वेरी गुड। चलिए अब आगे देखते हैं कि इसकी यूनिट क्या होती है। तो पहली बात, जो हमारा फाई ई होता है, फाई ई, वो पहली बात एक स्केलर क्वांटिटी है। बेटा इसकी यूनिट यहीं से बनाऊँ, वेबर नहीं होती इसकी यूनिट, अगर कोई बड़ा बच्चा आपको बता रहा है तो गलत है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स की होती है। यहाँ पे बस आपको यूनिट देखनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको याद होगी क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है, न्यूटन पर कूलम, फोर्स अपॉन चार्ज, ठीक है। और डी एस की होती है आपकी कितनी, मीटर, तो यहाँ से आप पे कितना आया, न्यूटन मीटर पर कूलम, ये इसकी क्या आई, यूनिट आई, एस आई यूनिट, न्यूटन मीटर पर कूलम। अच्छा इसके अब डायमेंशन निकालो, डायमेंशन तो कैसे निकलेंगे, इसके डायमेंशन होंगे, डायमेंशन अगर हमें फाई ई के निकालने हैं तो वो होंगे डायमेंशन ऑफ क्या, ई और एस, क्योंकि एंगल के तो कोई डायमेंशन नहीं होते, तो ई और एस के डायमेंशन हमें देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो कैसे देखेंगे, यहाँ देखते हैं। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज, और एस आपका डिस्टेंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपका, फोर्स अपॉन चार्ज, और एस आपका क्या है, डिस्टेंस है। तो हम एक काम करते हैं, फोर्स के हमें पता ही रहते हैं कितने होते हैं, एम एल टी माइनस टू, पता है ना, फोर्स का कितना होता है, एम एल टी माइनस टू, इस फोर्स का एम एल टी माइनस टू होता है। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है, साथ में चार्ज एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं होती, करंट होता है। तो क्यू की जगह हम क्या लिखते हैं, आई और टी, और बेटा ऐसा आपका डिस्टेंस है तो एल आ जाएगा। तो कुल मिला के अगर हम यहाँ से देखें तो कुल मिला के देखिए, एम सिंगल, एल की वैल्यू देखिए, एल इंटू एल कितना आया, एल स्क्वायर, एम एल स्क्वायर, टी माइनस टू, ये माइनस वन भी ऊपर जाएगा, टी नीचे वन है ना, ऊपर जाके माइनस वन हो जाएगा, तो माइनस टू माइनस वन हो जाएगा माइनस थ्री, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री और आई की पावर माइनस वन, ये आपके डायमेंशन आ गए इसके, स्केलर क्वांटिटी है, याद रखना, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। चलिए इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें मेन चीज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो आप पढ़ रहे हो उसमें गॉस थ्योरम आती है। बेटा हायर क्लास में जाके फिज़िक्स की सारी प्रॉब्लम्स जो हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड, वो 3 थ्योरम से सॉल्व हो जाती है। एक होती है उसमें 3 प्राइमरी, गॉस थ्योरम, दूसरी है ग्रीन्स थ्योरम, तीसरी है स्टोक्स थ्योरम, गॉस ग्रीन स्टोक्स, बाकी सब थ्योरम्स भी हैं, मैक्सवेल्स की थ्योरम भी हैं, हालांकि इन चारों को मैक्सवेल्स थ्योरम ही बोलते हैं, मैक्सवेल मॉडिफाई फॉर्म, तो वो बाद में पढ़ेंगे। अभी ये देखते हैं कि हमें देखना है गॉसिस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। गॉस भी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने थ्योरम दी, गॉसिस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉसिस थ्योरम क्या होगी, ठीक है, ये चीज़ के बारे में हमें बात करनी है। तो ध्यान से देखिए आप लोग,
इन्होंने क्या बोला कि जैसे कोई सरफेस है, यहाँ पे एक क्लोज सरफेस हो गई, क्लोज सरफेस, और इसमें अंदर क्यू चार्ज है, ठीक है। तो आपसे बोला इन्होंने, और ये क्यू चार्ज किसकी वजह से आया, क्योंकि इसके सरफेस में ई इलेक्ट्रिक फील्ड थी। आपको भी पता है इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ सरफेस में होती है, ठीक है। तो एक क्लोज सरफेस है जिसकी सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और इसके अंदर चार्ज कितना है, क्यू है, ठीक है। सॉलिड सरफेस है, क्यू वैसे वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो सॉलिड सरफेस है। तो जनरली इन्होंने ये बोला कि जो भाई टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ना, फाई ई, वो क्या होगा, चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट, ये। और ये चार्ज कौन सा वाला लेना है, इनसाइड, और टोटल लेना है, ठीक है, इनसाइड या टोटल, ये। तो जनरली अगर आप इसका एक्सप्रेशन बोलोगे तो आप लोग ये बोलोगे कि गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक ने ये बोला कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 by epsilon naught times the total charge contained inside it. क्या बोलोगे, the total electric flux over any closed surface is equal to 1 by epsilon naught times the total charge contained inside it. तो आप ये बोलोगे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, 1 मार्क्स में आता है, तो लिखना है द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई ओवर एनी क्लोज सरफेस इज 1 by एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट आपको पता ही है परमिटिविटी होती है, 1 by एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज कंटेन्ड इनसाइड इट, टोटल चार्ज कंटेन्ड इनसाइड इट, ये चीज़ है। अब तो आपकी फाई ई की वैल्यू कितनी आई, आपकी फाई ई की वैल्यू आ गई क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। बच्चों फाई ई आपका एक और चीज़ होती है, आपने अभी पढ़ी थी, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, ठीक है। अब वही वाली फॉर्म लिखेंगे जो बुक वाली है ना। तो ई डॉट डी एस आपका कितने के बराबर आ गया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के। ये आप चीज़ याद रखोगे। तो गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक आपको पता चल गया कि भाई एक सरफेस है एस, उसमें क्यू चार्ज है। क्यू चार्ज क्यों आया, क्योंकि इसकी सरफेस में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड था, ई था। तो उसमें से जितना फ्लक्स निकलेगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, टोटल चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। टोटल चार्ज ऊपर, एप्सिलॉन नॉट नीचे। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ चीज़ें कि अगर जैसे फाई ई जो है वो बाहर निकल रहा है, आउट जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो आप साइन कन्वेंशन लोगे पॉजिटिव, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो हम अपने मन से दे सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है। तो जो कन्वेंशन चल रही है बुक में वही लो। अगर बाहर जा रहा है फ्लक्स तो पॉजिटिव, और अगर अंदर आ रहा है तो आप लोगे नेगेटिव। बाहर जा रहे हैं तो पॉजिटिव, अंदर आएगा तो नेगेटिव, ठीक है। थोड़ी इसकी लिमिटेशंस बता देता हूँ गॉसिस थ्योरम की, कि ये सिर्फ जो है वैलिड है पॉइंट चार्जेस के लिए, वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस, बड़े बड़े चार्जेस के लिए नहीं है, जैसे हैवी बॉडी होती है, सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। दूसरी बात, डिपेंड्स अपॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होनी चाहिए, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है तब ही वैलिड है ये, ठीक है। या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। ये चीज़ आप याद रखना। दूसरी बात, ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये जीरो कब हो सकता है, फाई ई जीरो कब हो सकता है, क्योंकि फाई ई का फॉर्मूला है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो जब क्यू जीरो होगा तो फाई ई जीरो, पहली कंडीशन क्या है, व्हेन नो चार्ज इज एनक्लोज, जब कोई चार्ज एनक्लोज ना करे, जब कोई चार्ज एनक्लोज ना हो, मतलब चार्ज जो अंदर हो वो कितना हो, जीरो हो, तब भी कितना होगा, फ्लक्स जीरो होगा, क्योंकि जीरो बाई एप्सिलॉन नॉट जीरो होता है। और दूसरी चीज़, जब टोटल चार्ज इनसाइड ना, इनसाइड की बात करेंगे, टोटल चार्ज भी जीरो हो जाए, जैसे इस सरफेस के अंदर प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज है, तो टोटल तो कितना है, जीरो है। इसका मतलब जब भी डाइपोल होगा, डाइपोल
तो डायपोल में एक चार्ज माइनस क्यू होता है, एक चार्ज प्लस क्यू होता है, तो टोटल चार्ज कितना आएगा, 0 आएगा। तो हमेशा डायपोल के लिए फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। 99% केसेस में डायपोल के लिए फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी थी गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, ओके, लास्ट टॉपिक करते हैं, फिर आगे बढ़ो, फिर किसी और दिन देखेंगे। तो ज़रा मैं आपको गॉसियन सरफेस के बारे में बता दूं। ये गॉसियन सरफेस क्या होती है, तो हम बात कर रहे हैं गॉसियन सरफेस की। तो बेटा लिमिटेशन पहले समझते हैं। 99% केसेस में आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो अराउंड द ऑब्जेक्ट या कंडक्टर निकालनी है। आपको 99% केसेस में अराउंड द ऑब्जेक्ट निकालनी है और 1% केसेस में इन द ऑब्जेक्ट निकालनी है, इन या सरफेस में निकालनी है। तो जब अराउंड निकालनी थी तो हमने गॉसियन सरफेस मानी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पता नहीं, उसकी बाउंड्री कुछ नहीं है, हमें नहीं पता वो कहाँ तक फैली हुई है, तो हम एक आइडल सरफेस मान लेते हैं, गॉसियन सरफेस। ठीक है, गॉसियन सरफेस का काम क्या है, गॉसियन सरफेस इज इमेजिनरी सरफेस विच गिव्स अस द एबिलिटी, इससे हमें एक फ़ायदा होता है, विच गिव्स अस द एबिलिटी टू कंसिडर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट देयर। क्योंकि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाती है ना, तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं, हमारे लिए ऑब्जर्वेशन आसान हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेरी ना करें। तो गॉसियन सरफेस का फ़ायदा ही यही है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता है, कांस्टेंट करता है, या हम मानते हैं कि वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। जरा आप गॉसियन सरफेस पहले से पता करके रखिए कि किसके लिए क्या होती है, थोड़ा आपको आसानी होगी। तो जैसे हम पे मैं बॉडी बताऊँगा और आप देख लेना, है ना, 2 चीज़ों से बनाऊँगा। जैसे आप पे ये एक 1 डायमेंशनल वायर है, स्पेशल केसेस है, तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस जो है ये बना रहा हूँ मैं डॉट से, ऐसे ये आपकी नीली वाली गॉसियन सरफेस है। तो गॉसियन सरफेस जो है आपकी GS लिख देता हूँ गॉसियन सरफेस को, वो आपकी सिलेंड्रिकल है। गॉसियन सरफेस कैसी है, सिलेंड्रिकल है। इसके बाद जैसे अगर आप पे कोई स्फीयर हो, ठीक है, ये स्फीयर है, तो इसके लिए जो गॉसियन सरफेस बनेगी वो भी स्फेरिकल बनेगी। तो यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस होगी वो भी कैसी होगी, स्फेरिकल होगी। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, गॉसियन सरफेस भी आपकी स्फेरिकल है। तीसरी बात, अगर हम पे कोई शीट हो ऐसे, ये हम पे शीट है, तो शीट के लिए भी सिलेंड्रिकल बनती है। ठीक है, कन्वेंशन है, क्या करें, तो गॉसियन सरफेस कैसी, सिलेंड्रिकल है, ये आप लोग याद रखोगे, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है। ठीक है, शाबाश बच्चों, कुछ काम करते हैं अच्छा सा, एक प्रूफ करते हैं, 2-3 क्वेश्चन करते हैं। तो प्रूफ में मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप क्या करें, आपने कूलम्स लॉ पढ़ा था ना, फोर्स इज इक्वल टू एक चार्ज Q, दूसरा चार्ज Q नॉट टेस्ट होता है अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। इस फोर्स को हमने लिख दिया था, इसे डिराइव नहीं करा था, तो आज हम चाहेंगे इसे डिराइव करें। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2017 ISC पेपर में आया था। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लोग घूम गए थे उस टाइम। तो देखते हैं हमें क्या करना है कि भाई कूलम्स फोर्स निकालना है किसी की मदद से। तो हम लिखेंगे डेरिवेशन ऑफ कूलम्स फोर्स, डेरिवेशन ऑफ कूलम्स फोर्स। कूलम्स फोर्स की हमें डेरिवेशन निकालनी है, और किसकी मदद से निकालें, ये भी तो चक्कर है, जो भी पढ़ा बच्चों, बाय गॉसिस थ्योरम। गॉसिस थ्योरम की मदद से हम कूलम्स फोर्स निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे ज़रा आप समझिए। लेट अस से मैंने यहाँ पे
एक पॉइंट माना और उसे ओ बोल दिया, और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। एक पॉइंट है ना, स्पेरिकल बॉडी है, स्पेरिकल ही पॉइंट समझना है इसे, मैंने पहले ही बताया था गॉस थ्योरम पॉइंट चार्ज पे ही लगेगी। तो एक पॉइंट चार्ज है, उसका सेंटर ओ है, और उसके कुछ दूरी में हम देखो नीले से जब भी बनाऊंगा तो क्या होगी, गॉसियन सरफेस होगी, तो एक स्पेरिकल गॉसियन सरफेस मान लेंगे। गॉसियन सरफेस की सबसे खास बात क्या है कि गॉसियन सरफेस का आप कुछ भी पॉइंट लो, उस पॉइंट और पूरी गॉसियन सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम होगी। गॉसियन सरफेस का यही तो फ़ायदा है, तभी तो हमने लिया। तो ये जो नीला है ये हमारी क्या स्पेरिकल गॉसियन सरफेस है, ये पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, और इसके चारों तरफ क्या स्पेरिकल गॉसियन सरफेस है। ये हमने अभी देखा था कि पॉइंट और स्पेरिकल हो बॉडी, तो स्पेरिकल गॉसियन सरफेस लेनी पड़ेगी। अब इसी गॉसियन सरफेस का एक छोटा सा पॉइंट मान लेंगे हम यहाँ, ये छोटा सा, इस पॉइंट का ये जो छोटा सा पॉइंट है इसका एरिया वेक्टर हम ds मान लेंगे, ठीक है। तो ds आपको पता ही है, मैग्नीट्यूड होगा मॉड ऑफ ds और नॉर्मल वेक्टर होगा n कैप। और हमेशा सेंटर या ऑब्जर्वेशन से गॉसियन सरफेस के पॉइंट जो कि आज p मान रहे हैं उसकी दूरी आप r मान लेना, छोटा r, हमेशा बच्चों बड़ा r नहीं छोटा r मानना, ठीक है। ये हम मान के चलेंगे छोटा r। अब इसके बाद होगा क्या, ये सारी चीज़ें आपने मान ली, ठीक है। अब देखिए इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, है ना। और पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाती है, दूर जाती है, बाहर निकलती है, पॉजिटिव से दूर नेगेटिव के पास। तो इस प्लस क्यू चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कहाँ निकलेगी, बाहर को निकलेगी, ये निकल गई। वेरी गुड बच्चों। बच्चों आप ये सरफेस देख पा रहे होंगे, ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है इसका नॉर्मल भी तो बाहर निकलेगा। इस सरफेस का अगर ये सरफेस ऐसी है तो इसका नॉर्मल भी कहाँ निकला, बाहर निकला। मतलब नॉर्मल भी तो इस सरफेस का ऐसे ही जा रहा होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से दूर बाहर गई, और सरफेस का ये सरफेस है, ये जो सरफेस है इसका नॉर्मल भी कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। तो एन कैप भी बाहर गया। इतनी चीज़ें आपको समझ में आई, वेरी गुड। तब हम एक काम करते हैं, इस चार्ज, ये वही चीज़ है बच्चों, चार्ज की वजह से हम निकालना चाह रहे हैं इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। पहले तो हम लिख देते थे ना कि चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, Q ओपन 4πε0r²। आज प्रूफ करेंगे उसे, फिर फोर्स भी देखेंगे, है ना। तो दोनों का यहाँ प्रूफ हो जाएगा। तो ध्यान से देखें, हमने ये बोला वो राम कहानी खुद लिखना, मैं बता देता हूँ आपके क्या लिखना। राम कहानी कि कंसिडर अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q एट द सेंटर O and let us consider a spherical Gaussian surface around it, ठीक है। let us consider a hypothetical point P in the Gaussian surface and consider a element ds, consider a area element ds. now electric field be as shown in the figure, electric field be such that as shown in the figure, पॉजिटिव से दूर जाएगी, also normal vector is also away from P point, है ना। नाउ अब बातें, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एन कैप के क्या है बच्चों, पैरेलल नहीं है। देखो ई और एन कैप कैसे हैं, पैरेलल है ना, नॉर्मल वेक्टर। तो थीटा एंगल कितना बनेगा, 0। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एन कैप कैसे हों, पैरेलल हों, तो थीटा एंगल आपका कितना बनेगा, 0 बनेगा, ठीक है। थीटा एंगल 0 बना, बस। अब गॉसिस थ्योरम का यूज़ करेंगे बेटा, गॉसिस थ्योरम समझे ना। चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, गॉसियन सरफेस मानी, तो गॉसिस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो गॉसिस थ्योरम आपको क्या बोलती है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो आपका कितना होता है, चार्ज कितना है प्लस क्यू, और यहाँ पे कितना एप्सिलॉन नॉट, ऐसे लिख दिया आपने। आपको पता है गॉस थ्योरम यही कहती है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम टोटल चार्ज इनसाइड। आज इनसाइड कितना है गॉसियन सरफेस के, प्लस क्यू। क्लियर है बेटा। फाई ई का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एफ, और ये बराबर कितने के, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के। फाई ई आपका बन गया कितना, ई डॉट डी एफ, और बराबर कितने के, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के। अब वही नॉर्मल वाली बातें, बुकिश वाली, ई डॉट डी एफ, डॉट हटेगा तो कॉस आएगा, तो ई डी एस आएगा और साथ में कॉस आएगा, और एंगल देखो कितना है, 0। डॉट हटता है तो कॉस आता है ना, तो ई डी एस कॉस, एंगल कितना, 0, और यहाँ पे कितना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। बेटा कॉस 0 होता है 1,
cos 0 अगर 1 हो गया तो आप पे बचा ई डी एस, और यहाँ पे कितना क्यू बाई एप्सिलन नॉट, ये बचा आप लोगों पे। चलिए, मैंने आपको बताया हम गॉसियन सरफेस क्यों लेते हैं, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है ना हर जगह। तो ई बाहर आएगा बेटा, क्योंकि ई क्या है, कांस्टेंट है। तो ई बाहर आया, इंटीग्रेशन डी एस और क्यू बाई एप्सिलन नॉट। बच्चों डी एस का इंटीग्रेशन पूरा सरफेस देगा, है ना। डी से इंटीग्रेशन क्या होता है, कैंसिल होता है, तो डी एस का बड़ा भाई क्या है, एस। जैसे डी एक्स का बड़ा भाई क्या होता है, एक्स होता है, वैसे डी एस का बड़ा भाई क्या है, एस। इंटीग्रेशन का काम क्या होता है, छोटी चीज़ों को बड़ा बनाना होता है। तो यहाँ ई लिखा, डी एस का इंटीग्रेशन कितना आया, एस आया, और यहाँ लिखा क्यू बाई एप्सिलन नॉट। क्लियर। अब थोड़ी सी चीज़ मैं यहाँ कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, थोड़ी सी चीज़ यहाँ कर रहा हूँ, देखिए आप पे क्या आया। अब आप मुझे बताइए एस है क्या। एस इज़ द सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस। एस क्या है, एस सरफेस एरिया है, किसका, गॉसियन सरफेस का। तो बच्चों अगर मैं ये बोलूँ कि एस आपका 4 पाई आर स्क्वायर होगा तो क्या आप मानोगे, क्योंकि बेटा जो आपकी गॉसियन सरफेस है वो स्पेयर तो है। गॉसियन सरफेस कैसी दिख रही है आपको, स्पेरिकल दिख रही है ना, सर्कुलर थोड़ी है, सरफेस है, स्पेयर है। और स्पेयर का एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ये तो आपको एग्री करना पड़ेगा, स्पेयर का एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो अगर हम ऐसे ही चलें तो ई ऐसे लिखा, एस की जगह हम लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। एस की जगह कितना, सरफेस एरिया पूरे गॉसियन सरफेस का है 4 पाई आर स्क्वायर, और इधर इज इक्वल टू है बच्चों, है ना, इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलन नॉट। तो बच्चों यहाँ से ई की वैल्यू बताओ कितनी आई, क्यू अपॉन ये 4 पाई आर स्क्वायर नीचे गया और एप्सिलन नॉट इधर आया। और अगर मैं इसे अरेंज कर लूँ तो ई की वैल्यू आई क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलन नॉट पहले आर स्क्वायर। हम यही तो पढ़ते थे इलेक्ट्रिक फील्ड, और कुछ थोड़ी होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड यही होती थी, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलन नॉट आर स्क्वायर, है ना, और वही आ गई। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम एक काम करेंगे छोटा सा, कि हमने ये तो प्रूफ कर लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। अब एक काम करते हैं कि इस प्लस क्यू चार्ज ने जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, उसका इस प्लस क्यू चार्ज को तो अंदाज़ा होगा ही नहीं, मैंने अपनी दूसरी क्लास में ही बताया था। तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड का पता कैसे चलता है, जब कोई दूसरा चार्ज आए और वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि प्लस क्यू चार्ज से है उसकी वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करे। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अगर किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स लगे तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पता चलेगा। तो हम यहीं पे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक चार्ज है टेस्ट क्यू नॉट। तो लेट क्यू नॉट बी इन विसिनिटी, विसिनिटी मतलब अगल बगल, आसपास, नियर, विसिनिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू। तो आपको पता है ये एक्सपीरियंस करेगा, क्यू नॉट एक्सपीरियंस करेगा क्या, फोर्स। भाई क्यू ने ई को पैदा करा तो क्यू पे ही थोड़ी मारेगी ई फोर्स, दूसरे पे लगाएगी तो क्यू नॉट पे लगेगा। तो क्यू नॉट एक्सपीरियंस इज फोर्स, और उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी आपको ये पता है। फोर्स क्या होता है, क्यू ई होता है बेटा। ई क्या होता है, एफ बाई क्यू, एफ बाई क्यू। तो फोर्स होगा क्यू ई, तो फोर्स होगा किस पे लग रहा है, क्यू नॉट पे, कितना लग रहा है, ई। तो एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। तो एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट, और ई की वैल्यू वहाँ से डालो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो आप पे एफ की वैल्यू कितनी आई बेटे, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। बच्चों मैं यही तो कह रहा था, यही तो लिखा था यहाँ, दिस इज कुलम्स लॉ। तो आज हमने गॉसिस थ्योरम की मदद से कुलम्स लॉ को क्या करा, प्रूफ करा। ऐसे ही करना है अब डेरिवेशन, 2-3 दिन के और बचा हुआ ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू।